राशियों का जो समूह है वो ढेर है। देखिए आपके सामने स्क्रीन आई क्या? जी गुरुजी। ओके। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राशिस। राशि का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या संग्रह, और अंक गणित में संख्या विशेष को राशि कहते हैं। लेखा शास्त्र में मद मुद्रात्मक मूल्य राशि कहलाता है, परंतु ज्योतिष में राशि सबसे भिन्न अर्थ रखती है। यहाँ भचक्र के 12वें भाग को राशि कहते हैं। भचक्र माने जो हमारा 360 डिग्री का जो मंडल है, पृथ्वी का जो चक्र है, उसका 12वां खंड, एक एक खंड की एक राशि होती है, तो उसको कहते हैं जॉडिक साइन। भचक्र में इसका विस्तार 30 अंश का है, यानी एक राशि कितने अंश की होती है? 30 की। तो 30 गुणा 12 बराबर 360 अंश का संपूर्ण भचक्र होता है। 12 राशियों का जो एक चक्र है उसका नाम भचक्र है। कभी कभी आपके सामने भचक्र की बात आएगी कि भचक्र क्या है। भचक्र हमारा जो पृथ्वी है वो भचक्र है, क्रांति वृत्त है, वो 12 राशियों का एक चक्र है। कल मैंने बताया था एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं? 3। आपके सामने कितने लिखे हैं? 2.25 नक्षत्र। कल बताया था मैंने कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, और एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं? 4। और एक राशि में कितने चरण होते हैं? 9 चरण। 9 चरण। 9। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जो टेबल कल बताई थी वो इसी से जुड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं कि राशियों में नक्षत्रों का समायोजन कैसे किया गया। तो वामन पुराण के अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 29 से 61 में जो हमारा वर्णन आया, उस श्लोकों को तो मैंने यहाँ नहीं लिखा, लेकिन मैंने आपको वो कथा लिखी है जिससे ये बात सिद्ध होती है कि पुरातन काल में भगवान शंकर के ससुर दक्ष प्रजापति ने एक मान यज्ञ किया था, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। और उस यज्ञ में माता जो सती थी वो सती हो गई, उन्होंने आत्मदाह कर लिया। क्रोधित भगवान शिव ने उस यज्ञ को नष्ट करने के लिए एक संहारक तांडव किया, और अपने संहारक रूप से जब भगवान तांडव कर रहे थे तो उनके उस रूप से अलग अलग जगहों पर भगवान समस्त भचक्र पे छा गए, पूरे पृथ्वी मंडल पर छा गए, और भचक्र के विभिन्न भाग उनके शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा इंगित हो गए। यानी कोई कहीं हाथ पहुंचा, कहीं पैर पहुंचा, कहीं सिर पहुंचा, कहीं पेट पहुंचा। तो जहां जहां जो जो भाग उनका शरीर का दिख रहा था, उन भागों पर जो नक्षत्र आ रहे थे, जो राशियां आ रही थी, उनका वर्णन कुछ इस प्रकार से हुआ है। ऋषि पुलस्त्य जी ने नारद जी से कहा, मुनिश्रेष्ठ, मैं अब आपके समक्ष त्रिपुरारी भगवान शिव के उग्र रूप का वर्णन करता हूँ। उग्र माने जब क्रोधित हुए, रुद्र रूप हुए, जो संसार के कल्याण के लिए संपूर्ण जगत पर छा गए थे। तब पूरे अश्विनी भरणी एवं कृतिका के एक चरण से युक्त मंगल का क्षेत्र मेष राशि महादेव का सिर है। मैंने कल आपको बताया था अश्विनी भरणी और कृतिका का पहला चरण ये मेष राशि में आता है, और मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। तो इसलिए लिखा कि एक चरण से युक्त मंगल का क्षेत्र मेष राशि भगवान महादेव का सिर है। यानी कि आप यहाँ से एक ड्रॉ कर सकते हैं, एक पुरुष बना सकते हैं, और उस पुरुष में जब आप पुरुष की जब आकृति बनाएंगे तो आप सबसे ऊपर जो सिर भाग है उसमें मेष राशि रखेंगे। यानी कि मेष राशि जातक के, मैंने कल ग्रह बताए थे कि सूर्य आपका मस्तिष्क का सिर आदि का बताएगा, वर्णन करेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मेष राशि भी सिर के रूप में, अगर सिर से संबंधित कोई बात आपको विचार करनी है तो मेष राशि से आप विचार करेंगे, क्योंकि ये महादेव का सिर है। तब उन्होंने कहा, हे ब्रह्मन, कृतिका के 3 चरण और पूरी रोहिणी और मृगशिरा के 2 चरण। तो कल ये भी बात बताई थी कि 3 कृतिका, पूरा रोहिणी माने 4, और 4 और 3 7 हो गए, इसलिए 2 मृगशिरा के लेंगे 9 चरण से युक्त शुक्र का क्षेत्र वृषभ राशि उनका मुख्य स्थान है। तो वृषभ राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। इसीलिए ये बात यहाँ पर लिखी गई कि शुक्र का क्षेत्र
यानी जो शुक्र का क्षेत्र है, जो वृषभ राशि है, वो जातक का मुख मंडल है, यानी कि भगवान शिव का मुखमंडल है और वो हमारा सबका भी मुखमंडल है। अर्थात जब भी आप किसी जातक के चेहरे के विषय में विचार करेंगे तो राशि वहां पर वृषभ राशि देखेंगे। ग्रहों में कल चंद्रमा बताया था मैंने, लेकिन आज राशि के बारे में बता रहा हूं। तो आप वृषभ राशि अगर इफेक्टिव हो रही है तो आप मुख भाग पर, मुख्य स्थान पर कुछ विचार करना चाहते हैं तो वहां से करेंगे। अब हम आगे चलेंगे। मृगशिरा के 2 चरण रह गए थे, तो मृगशिरा नक्षत्र के शेष 2 चरण और पूरी आद्रा और पुनर्वसु के 3 चरणों से युक्त बुध का क्षेत्र मिथुन राशि भगवान शंकर की दोनों भुजाएं हैं। तो मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध। बुध। इसीलिए यहाँ पर बोला कि मिथुन राशि यानी बुध का क्षेत्र, ये भगवान की भुजाएं हैं। जबकि कल मैंने आपको ग्रहों में मंगल बताया था, तो वहां पर मंगल रखना है, ग्रह के आधार पर मंगल को ही देखना है। लेकिन जब राशि देखोगे तो आप मिथुन राशि जब भी इफेक्टिव हो रही है, तो जब उस समय जातक के बुध जो ये जो क्षेत्र है भुजाओं वाला, कंठ से नीचे और भुजाओं तक का, चेस्ट तक का जो एरिया है, वो आपको मिथुन राशि से देखना है। और मृगशिरा नक्षत्र या आर्द्रा नक्षत्र या पुनर्वसु नक्षत्र के जितने चरण यहाँ पर दिए, अगर वो कहीं ना कहीं ग्रहों से, पाप ग्रहों के साथ संबंध बना रहे हैं, अभी बनाएंगे, अब दिखाएंगे कि कैसे बनते संबंध, यानी कोई किसी मार्ग पे चलता है, ये सब मार्ग में बैठे हुए क्रांति वृत्त पे, इनके ऊपर से ग्रह निकलते हैं। जैसे कभी कभी मृगशिरा के जैसे मृगशिरा के ऊपर से ग्रह निकलेगा, फिर मृगशिरा के बाद कौन सा नक्षत्र आता है? आर्द्रा, तो फिर आर्द्रा पर निकलेगा, फिर पुनर्वसु पे निकलेगा। तो इन ग्रहों के ऊपर से जब नक्षत्र निकलते हैं, यानी इनके साथ होते हुए, संचरित करते हुए निकलते हैं, तो जो शुभ ग्रह होते हैं या जो इनके प्रिय होते हैं, जो इनके मित्र होते हैं, वो तो वहां पर अच्छा फल देते हैं। लेकिन जो इनके शत्रु होते हैं, जिनका इनका द्वेष होता है, वो वहां पर खराब फल देते हैं, या जो पाप ग्रह होते हैं वो वहां पर खराब फल देते हैं। जैसे आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं तो बीच में आपको मुरैना पड़ेगा, धौलपुर पड़ेगा, आगरा पड़ेगा, बीच में बहुत सारे एरियाज पड़ेंगे। लेकिन जो एरिया आपका बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा होगा, वहां पर आप रुकेंगे भी, वहां आपका स्वागत सत्कार भी होगा। कुछ एरिया ऐसे होंगे जो आपके विरोधी लोगों के होंगे, वहां पर आपका स्वागत सत्कार नहीं होगा, या आप उनको वो नहीं देना चाहेंगे, तो आप वहां से कुछ विवाद उत्पन्न करके वहां से चले जाएंगे। तो ऐसी ही ग्रहों की स्थितियां भी यहाँ देखेंगे हम, जैसे से पढ़ेंगे। अब हम जाएंगे चौथी राशि में। वो कहते हैं, हे प्रभु, पुनर्वसु का एक चरण और पुष्य पूरा, आश्लेषा भी पूरा, चंद्रमा का क्षेत्र कर्क राशि, यज्ञ विनाशक भगवान शिव के दोनों पार्श्व हैं। यानी कि कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्र। तो हमारे भुजाओं के नीचे का जो पसलियों वाला एरिया है, दोनों पार्श्व हैं, अगल बगल दोनों क्षेत्र, ये जो है भगवान शिव के जो कर्क राशि वहां पर है, इसलिए कर्क राशि को आप देखेंगे वहां पर। और इसके बाद हे ब्रह्मन, सिंह राशि जो पूर्ण मघा पूर्वा फाल्गुनी, यानी पूरा मघा आएगा, उसमें पूरा पूर्वा फाल्गुनी आएगी, और उत्तरा फाल्गुनी का एक चरण से जो बनती है, वो सिंह राशि, वो भगवान शंकर का हृदय है। तो हृदय को देखने के लिए कौन सी राशि देखेंगे? सिंह। सिंह राशि, बहुत बढ़िया। और नक्षत्र जो आपके सामने आ रहे हैं उन्हें देखेंगे। उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण, पूरा हस्त और चित्रा के 2 चरण, ये जो डिवीजन यहाँ पर चरणों का हो रहा है, जो कल वाली टेबल के अनुसार ही हो रहा है। बुध का द्वितीय क्षेत्र है, ये कन्या राशि शंकर जी का जठर है, अर्थात पेट है। तो यहाँ पर कन्या राशि का जो स्वामी है बुध है, इसलिए यहाँ पर बुध कन्या राशि की बात हो रही है, क्योंकि कन्या राशि बुध की पहली राशि मिथुन थी, यहाँ पर दूसरी राशि कन्या है जिसको, तो कन्या राशि यानी कि जब किसी के आप पेट के बारे में चिंता करेंगे, यानी नाभि से ऊपर के क्षेत्र की चिंता करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम है, जैसे आंतों में प्रॉब्लम है, पेट के ऊपरी हिस्से में प्रॉब्लम है, तो आप वहां पर कन्या राशि को देखेंगे। फिर क्या लिखा है? चित्रा के शेष 2 और पूर्ण स्वाति तथा विशाखा के 3 चरण जो शुक्र के द्वितीय क्षेत्र तुला का निर्माण करते हैं, यह महादेव जी की नाभि क्षेत्र है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तुला राशि यानी कि शुक्र की पहली राशि वृषभ है, जो मुख में चली गई,
और दूसरी राशि तुला है जो नाभि क्षेत्र में आ गई, यानी पेट का निचला हिस्सा जो नाभि भाग है, अगर वहां पर आप कोई वर्णन देख रहे हैं तो आपको तुला राशि की चिंता करनी। आगे बढ़ेंगे। वृश्चिक, मंगल का द्वितीय क्षेत्र जो, यानी मंगल की मेष राशि पहले सिर में आ गई, तो दूसरी जो हिस्सा है वो विशाखा का एक चरण और अनुराधा पूरा और ज्येष्ठा पूरा, ये वो काल पुरुष का जनेंद्रिय क्षेत्र है। जब भी जनेंद्रिय संबंधी विचार करेंगे तो वृश्चिक राशि पर हम फोकस करेंगे। संपूर्ण मूल नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पहला चरण जो गुरु का क्षेत्र है, जो धनु राशि को बनाते हैं, वो भगवान महादेव जी की जंगाएं हैं। अर्थात जब भी कभी जंगा या कूले से संबंधित कोई कष्ट का विचार आप करेंगे तो आप धनु राशि का विचार करेंगे, क्योंकि गुरु का जो क्षेत्र है उसकी पहली राशि धनु, वो यहाँ पर आती है। धनु राशि जब भी प्रभावित होगी जंगा से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। हे मुने, शनि का क्षेत्र जो मकर, उत्तराषाढ़ा के शेष 3 चरण, पूरा श्रवण और धनिष्ठा के 2 चरणों से बनता है, दोनों घुटनों का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात जो शनि का क्षेत्र मकर राशि जो है वो घुटने, अगर घुटने, कई बार देखा होगा आपने घुटने रिप्लेस कराते हैं लोग, घुटनों की प्रॉब्लम बहुत होती है, यानी कि मकर राशि कहीं ना कहीं जातक की पीड़ित हो रही है, प्रभावित हो रही है। धनिष्ठा का उत्तरार्ध और पूर्ण सतविषा तथा पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण जो शनि की दूसरी राशि कुंभ को बनाते हैं, वो उनकी पिंडलियां हैं। यानी कि आप घुटनों के नीचे और पंजों के ऊपर जो पिंडलियां होती हैं उसका विचार करेंगे, कुंभ राशि से करेंगे। मीन जो गुरु की द्वितीय राशि है, जो एक चरण पूर्वा भाद्रपद और पूरा उत्तरा भाद्रपद और पूरा रेवती से बनती है, वो उनके दोनों पैर अर्थात दोनों चरण हैं। अर्थात जब भी आप पैरों के पंजों का विचार करेंगे, पैरों की उंगलियों का विचार करेंगे, पंजों का विचार करेंगे, तब आपको मीन राशि पर विचार करना पड़ेगा। कभी कभी पंजों में झंझनाहट होती है, दर्द होता है, पंजों में चोट लग जाती है, पैर के पंजों से संबंधित कोई भी पीड़ा हो रही है, अगर वो पैर के पंजे सुंदर है तो और बदसूरत है तो, दोनों ही विषय में आप वहां पर मीन राशि जातक की देखेंगे, जिससे कि आप उसका वर्णन कर सके। इस प्रकार भगवान शिव पूरे मंडल में छा गए थे और उनके शरीर के अंगों में जिस प्रकार से राशि और नक्षत्रों ने अपना भाग बना लिया था, वह सब संपूर्ण भाग काल पुरुष के शरीर में भी व्याप्त हो गया। अब आप सोच रहे होंगे काल पुरुष कौन है, तो काल माने क्या होता है, कोई बताएगा? काल माने समय। काल माने समय। हाँ बिल्कुल, काल पुरुष, काल माने समय और समय रूपी पुरुष। तो इस दुनिया में समय रूपी पुरुष कौन है? भगवान शिव। नहीं, हम सभी समय रूपी पुरुष हैं। एक निश्चित समय के लिए हम आए हैं और हमारा जन्म हुआ और एक समय पूरा होने के बाद हम चले जाएंगे। तो जितने भी जीव हैं इस संसार में वो सब समय रूपी पुरुष है, समय रूपी जीव है। और उस समय रूपी पुरुष के सिरोभाग, यानी हमारा जो सिरोभाग है वो मेष राशि है, मुख भाग है वो हमारा वृषभ राशि है, जो बाहुबल है जो हमारा हाथ है वो मिथुन राशि है, हमारे पार्श्व जो है वो कर्क राशि है, हमारा हृदय जो है वो सिंह राशि है, हमारा पेट का ऊपरी हिस्सा जो है कन्या राशि है, पेट के निचला हिस्सा हमारा कटी वस्ती नाभि ये हमारा तुला राशि है, जनेंद्रिय वृश्चिक राशि है, हमारी जंगाएं धनु राशि है, हमारे घुटने मकर राशि है और हमारी पिंडलियां कुंभ राशि है और हमारे पंजे मीन राशि है। क्योंकि आप इस ज्योतिष का प्रयोग क्या भगवान शंकर पर प्रयोग करने जा रहे हैं या अपने ऊपर या अपनों के ऊपर? अपने और अपनों के ऊपर। हाँ, तो इसीलिए वो काल पुरुष हम सब हैं, क्योंकि ज्योतिष का प्रयोग हम अपने और अपनों के ऊपर करने जाएंगे, तब हम इस विधा से, इस तरीके से इन राशियों के ऊपर गुजरने वाले ग्रहों के माध्यम से या अन्य कोई उपग्रहों के माध्यम से या नक्षत्रीय परिवर्तन के माध्यम से, उनकी दशाओं के माध्यम से उस जगह की घटना का संकेत जानेंगे। और संकेत जानने के लिए सबसे पहले हमें उन बेसिक पॉइंट्स को याद करना है कि ये पॉइंट्स हैं कौन से। जैसे कई बार आपने देखा होगा एक्यूपंक्चर वाले कहते हैं कि ये वाली नस दबा, वो पॉइंट दबाओगे तो आपका ये दर्द ठीक हो जाएगा, ये वाला दबाओगे तो ये ठीक हो जाएगा।
तो उन्होंने आपकी पूरी एनाटॉमी पढ़ रखी है, उन्हें मालूम है कि आपकी कौन सी नस शरीर के किस भाग को जोड़ती है। ऐसे ही हमें जातक के काल पुरुष के किस भाग से, किस समस्या से कौन सा नक्षत्र संबंध रखता है, कौन सी राशि संबंध रखती है, कौन सा ग्रह संबंध रखता है, अगर ये बेसिक हमारे टूल्स दिमाग में बैठ जाए कि अमुक समस्या के लिए ये नक्षत्र होगा, ये राशि होगी, ये ग्रह होगा, ये भाव होगा, तो हम उस समस्या पर पर्टिकुलर आसानी से पहुंच जाएंगे। तो आपको पढ़ने के लिए 4 चीजें हैं। पहली चीज है नक्षत्र, जो आपको पर्टिकुलर पकड़ना है कि वो नक्षत्र जातक के कहा किस समस्या से संबंधित होता है। अश्विनी से लेकर रेवती तक कौन सा नक्षत्र किस समस्या से जुड़ा होता है। नंबर 2 राशियां, शरीर के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन की किन समस्याओं से ये जुड़ी होती हैं। और नंबर 3 ग्रह, ग्रह हमारे कौन सी चीजें देते हैं और कौन सी चीजें नहीं देते हैं, खराब होने पर कौन सी चीजें देना बंद कर देते हैं, अच्छे होने पर कौन सी चीज ज्यादा देते हैं। और इन सब का भी एक और पॉइंट है, वो है हाउस, भाव, जो पहले क्लास में मैंने शुरू में बताया था कि कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, जो 360 डिग्री का भचक्र है, जो जन्म कुंडली आप बनाते हैं, वो कुंडली में 12 भाव का जो एक भचक्र है, जो कुंडली है, उस कुंडली में प्रॉपर प्रत्येक भाव में कौन कौन सी चीजें आपको मिलती है और कौन सी नहीं मिलती, कौन से भाव खराब होते हैं और कौन से नहीं होते। ये बहुत सारी चीजें हम धीरे धीरे समझते जाएंगे और पर्टिकुलर विषय पर पहुंच जाएंगे। तो महर्षि पुलस्त्य से उपयुक्त वर्णन सुनने के पश्चात नारद ऋषि ने इन राशियों की प्रकृति और विशेषताओं को प्रकट करने की सहमति प्रार्थना की कि अब आपने राशियां तो बताई, इन राशियों का स्वरूप कैसा है, ये दिखती कैसी है, इनका प्रकृति कैसी है, इनको क्या पसंद है, कहाँ रहती है, कहाँ विचरण करती है, इस सब का भी वर्णन आप कर दीजिए प्रभु। तो पुलस्त्य तुरंत सहमति से बोले, हे नारद, अब मैं आपको इन राशियों की प्रकृति तथा इनके निवास क्षेत्र का वर्णन करता हूं। तो पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि जो मेष राशि है वो मेढा के सदृश है। अब मेढा क्या होता है, मेढा किसने देखा है, मेढा किसने देखा है मेढा? उत्तरांचल में, उत्तर क्षेत्र में, आप उत्तराखंड में उत्तरांचल में जाएंगे तो वहां पर ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाला बकरी जैसा, बकरे जैसा दिखने वाला जो जीव है वो मेढा है, जो सदैव अपने शरीर से ऊन छोड़ता रहता है, वो मेढा है। उसके अंदर से ऊन निकलती है और उस ऊन के हमारे स्वेटर बनते हैं। इसका निवास स्थान, जैसे इसको ये कह सकते हैं कि जहाँ बकरी भेड़ घूमने का स्थान, यानी कि वो ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में, सघन क्षेत्रों में जहाँ भेड़ बकरी घूमती है, ऐसे क्षेत्रों में ये घूमता है। और ज्यादातर ये ठंडे क्षेत्रों में ज्यादा रहता है, क्योंकि इसको गर्मी अंदर से बहुत है। धातुओं की खान, रत्नों की भूमि, जहाँ धातु और रत्न बहुत ज्यादा है, तो हमारे जितने भी रत्न हैं ज्यादातर अगर देखा जाए तो हमारे उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, हिमालय में बहुत सारे रत्न छुपे हुए हैं। और यह घास वाली भूमि तथा वनस्पतियों से घिरी झील आदि स्थानों पर भी विचरण करता है। अगर आप किसी मेष राशि वाले जातक के बारे में वर्णन करने के लिए आगे धीरे धीरे प्रयास करेंगे, कयास करेंगे, तो आपको उसके विषय में जानने के लिए छोटी छोटी बातें आपकी बड़ी काम आएंगी। कि जैसे मेष राशि वाला है तो उसकी प्रकृति जो है भेड़ जैसी है और बकरी जैसी है। अब भेड़, अब इसको, भेड़ को अगर थोड़ा सा कोई बताए, भेड़ को क्या कहते हैं, भेड़ का मुहावरा बताएगा कोई? भेड़ ऐसी रहती हैं जो एक के पीछे पीछे सारी उसी दिशा में चलने बिना सोचे समझे। तो हम क्या कहते हैं, भेड़, तो हम क्या कहते हैं, भेड़ चाल, भेड़ चाल। भेड़ चाल। हाँ, तो मेष राशि वाले भेड़ चाल भी हो सकते हैं। मेष राशि या लग्न वाले भेड़ चाल माने होड़ करने वाले, कि उसने ऐसा किया तो इसके जैसा हमें भी करना है, क्योंकि इसने जो किया है वो वही अच्छा है, और उससे और अच्छा हो जाए तो और अच्छा है, यानी उसके पीछे चलने वाले। कई बार ये नहीं सोचेंगे वो कि मैं भेड़ चाल चल रहा हूं तो इसके पीछे जाने से मेरा नुकसान नहीं हो जाए, लेकिन वो अपनी भेड़ चाल चलेंगे। बोलिए, तो भेड़ चाल चलते हैं, और भेड़ चाल चलते हैं इसलिए नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, हाँ क्लास चल रही है। भेड़ चाल चलते हैं इसलिए दिक्कत है, बैठ जाओ। ठीक है,
तो ये जब अब आप सीखते जाएंगे धीरे धीरे। दूसरी बात, आराम से कुर्सी पे बैठ जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं, भेड़ चाल चलते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि ये बकरी को या भेड़ को देखो, वो कभी एक जगह बैठती है क्या? बताओ। नहीं बैठती। हाँ, नहीं बैठती। इसका मतलब ऐसे लोग एक जगह नहीं बैठेंगे, वो कहीं ना कहीं घूमते रहेंगे। अच्छा, बकरी खाना कितना खाती है? थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा यानी कि ये जब भी भोजन करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करेंगे, भले ही दिन में 4 बार करेंगे, 6 बार करेंगे, लेकिन एक साथ ज्यादा भोजन नहीं करेंगे। इनको भोजन ज्यादा पसंद नहीं होगा, मतलब करेंगे, पसंद तो है। दूसरी बात, और इनके बारे में सोचो, क्या ये पंगा आगे से लेते हैं कि पीछे से लेते हैं? आगे से। हाँ, मतलब ये पंगा लेते हैं। जब भी बकरी आपके आसपास खड़ी हो और आप उधर देखो चाहे मत देखो, वो आपको जबरदस्ती जट मार देगी। और फिर आप, तो क्या अगर ये पंगा लेते हैं तो ये जल्दी डर जाते हैं? हाँ। डर भी जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने उसको भपकी दी तो वो डर भी जाते हैं। तो मेष राशि की खासियत आप ढूंढते जाइए। आप एक भेड़ को पढ़िए। आप देखिए, हमारे यहाँ जब डॉक्टर बनाया जाता है तो बायोलॉजी के लिए किसी जीव के ऊपर अध्ययन करा जाता है कि लोग मेढक काटो, मेढक पे अध्ययन करो, बंदर पे अध्ययन करो, इसके अंदर क्या क्या है, इसकी अंतड़ियों में क्या क्या है। ऐसे ही हमारा ज्योतिष भी पूरा विज्ञान है। तो हमारे पास जो 12 राशियों के सिंबल दिए हैं, उन 12 राशि के सिंबल को यदि आपने अध्ययन किया कि मेढ़ा जो है वो कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसको खाने में क्या पसंद है, उसको वो कितना बैठता है, वो बैठता भी है कि नहीं, वो निचला बैठता है कि नहीं। तो जैसी जैसी स्वभाव, जैसी जैसी प्रकृति उसकी है, वैसे वैसे स्वभाव और प्रकृति इनकी भी है। ठीक है ना? तो एक छोटी बात हमने यहाँ पर देखे। गुरुजी, तो ये भी होगा कि जो ये मेष राशि वाले होते हैं, अगर भेड़ और बकरी के हिसाब से देखा जाए तो इन लोग सिर्फ जो भी कार्य करते हैं वो खुद के लिए करते हैं, फोकस इनका खुद के काम पे होता है, दूसरों के लिए नहीं ना। बिल्कुल, ये सही कह सकते हैं आप, क्योंकि इनको है ना, ये मनोरंजन प्रिय भी होते हैं, जो अपने आप के बारे में सोचने वाले होते हैं। हालांकि ये दूसरों को देते बहुत है, लेकिन इनको पता नहीं चलता कि दूसरों को दे रहे हैं। क्योंकि जब भेड़ जो ऊन देती है वो हमको फायदा देती है, देती है कि नहीं? लेकिन भेड़ को थोड़ी मालूम है कि मैंने इनको ऊन दे दी, ये मुझे क्यों पाल रहे हैं। ये बहुत गुणकारी होते हैं, इनके अंदर गुण बहुत होता है, ये दूसरों को देते बहुत है, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते कि हमने किसी को बहुत कुछ दिया। जैसे कि अभी किसी को डेंगू हो जाए तो किसका दूध पिलाएंगे? बकरी का। हाँ। तो सोचिए, अब बकरी को नहीं मालूम, और जो बकरी पालने वाला है वो दूध क्या भाव बेचेगा? क्या भाव बेचेगा? 300 रुपए किलो। 40। हाँ, अरे नहीं, अभी मैंने देखा 300 रुपए किलो बेच दिया। 40-50 तो छोड़ो, वो तो बकरी का, वो कहता है नहीं वो 300 रुपए किलो आएगा। तो बोले भाई साहब, आप तो 30 रुपए का 100 ग्राम ही दे दो। तो कहने का मतलब यह है कि उनके अंदर गुण बहुत होते हैं, और वो गुणकारी बहुत होते हैं, इनमें एनर्जी बहुत होती है। ये दूसरों को हमेशा लाभ देने वाले होते हैं। ये अपने गुण को खुद नहीं पहचान पाते कि हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं, और ये अपने कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करके लोगों के बीच में बच्चे से बने रहते हैं, यानी अपना स्वयं का फायदा न उठा पाते हैं, और दूसरे लोग इनका फायदा उठा लेते हैं। ये भी बात आप इसमें जोड़ लीजिए। बहुत सी चीजें हैं, आप जोड़ते जाओगे तो पता चलता चला जाएगा। ये तो एक छोटी बात है, छोटा सिंबल है, लेकिन हर मेष राशि वाले के लिए ये बात होगी ये निश्चित नहीं है। तो इसके लिए तो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कितनी राशियां होती हैं, कौन सी राशि आपके ऊपर प्रभावित होगी, क्योंकि 3 प्रकार की लग्न होंगी। एक लग्न होगी, एक सूर्य लग्न होगी, एक चंद्र लग्न होगी, एक नवांश लग्न होगी। तो आपके ऊपर कौन सी लग्न इफेक्ट डाल रही है, वो लग्न शुरुआत की है कि आखिरी की है कि मध्य की है। अगर मध्य की होगी तो ज्यादा फल दे सकती है, अगर प्रारंभ की है और अंत की है तो वो ज्यादा फल नहीं दे सकती। क्योंकि जैसे सूर्य प्रारंभ में उतने समय उतनी गर्मी हमको नहीं देता, जाते समय भी हमें उतनी गर्मी नहीं देता, और मध्य में रहते समय वो अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी, पूरी गर्मी हमें देता है। उसी प्रकार से राशियों के लग्नों के बारे में भी जैसे जैसे आप अध्ययन करते जाओगे पता चलता जाएगा कि वो हमको पूरा फल दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। ठीक है, इसके साथ आपको वो कहते हैं कि अब हम दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में बताते हैं। वृषभ से क्या मतलब है? वृषभ कौन है? बैल।
हाँ, भगवान नंदी, जो भगवान शंकर जी के जो नंदी हैं उनको वृषभ कहा गया। तो यहाँ पर बैल के सदृश नंदी का स्वरूप जो माना गया है वो वृषभ होता है। और ये गौशाला यानी कि ज्यादातर जहाँ गाय रहती है वहां पर ये मिलेंगे आपको। कृषकों की भूमि जहाँ पर कृषि करने वाले लोग हैं वो इनको रखते हैं, क्योंकि खेती में इनका उपयोग होता है। तो वृषभ का स्वभाव कैसा है? वृषभ जिद्दी होता है, हठी होता है, कैसा होता है, या मेहनती होता है? मेहनती, जिद्दी, होता है ना। हाँ, आप किसी नंदी को, सांड को हटाना चाहो तो वो हटेगा नहीं जब तक, हाँ, बल्कि वो। दूसरी बात, क्या जे अपने आप आपसे पंगा लेते हैं? नहीं जब तक उनको छेड़ो नहीं, ये पंगा नहीं लेते। हाँ, ये वृषभ राशि वाले बहुत मेहनत करते हैं और ये बहुत मेहनती भी होते हैं, जिद्दी भी होते हैं। जिस बात की ठान लेते हैं उसको करके रहने की प्रयास पूरा करते हैं, लेकिन कोई इससे ये अपने मर्जी से कोई पंगा नहीं लेते। अगर आप उनकी अपने रास्ते जा रहे हो तो जाओ, लेकिन अगर आपने इनको लाल वाला झंडा दिखा दिया तो ये आपके घर तक नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो फिर ये किसी को छोड़ते नहीं। तो ऐसे बहुत सारी बातें वृषभ के सिंबल से आप इसमें पता करेंगे। और ये कहाँ रहेंगे? इनको खेती के स्थान, खुले क्षेत्र, वन पर्वत, गाय जहाँ रहती है वो, ऐसे स्थान इनको बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। इसके बाद हमारी तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि माने एक स्त्री पुरुष का जोड़ा है, ये कपल्स है। ये कपल के रूप में इसका सिंबल बताया गया है, यानी कि इसके अंदर सबसे ज्यादा गुण होते हैं मिथुन राशि में। और एक कपल है जो तुरही हाथ में लिए हुए, तुरही माने एक बजाने वाला, एक वो आपने देखा होगा बाजा जो होता है, बैंड वाले बजाते हैं उस टाइप का, एक तुरही जैसा होता है, ऐसे कुछ बजता है। और जो स्त्री है वो बीड़ा लिए हुए है और पुरुष जो है वो तुरही लिए हुए है। और यानी कि ये मनोरंजन प्रिय है और शैया तथा विहार करने योग्य स्थान, यानी कि ये शयन कक्ष में पाए जाते हैं। विहार करने वाले भ्रमण वाले जो क्षेत्र है, मनोरंजन, पर्यटन, टूरिज्म से जुड़े हुए क्षेत्रों पर, नृत्य के स्थानों पर, गाने के स्थान, शिल्प का स्थान, इनके निवास स्थान है। और ये वृषभ राशि का क्रीड़ा स्थल तथा मनोरंजन स्थल पर इनका आश्रय है, यानी कि जहाँ जहाँ मनोरंजन होता है, जहाँ क्रीड़ा होती है, जहाँ रति क्रिया होती है, ऐसे स्थानों पर ये पाए जाते हैं। मिथुन राशि के स्वभाव में आपको जो एक कपल्स की स्टडी आप करेंगे वो यहाँ पर मिथुन राशि में लगाएंगे। और ये एकदम युवा एवं चुस्त होते हैं, इनका शरीर एकदम फिट फटाक होता है, किसी भी प्रकार से तौल निकली हुई भी नहीं होती। क्योंकि ये लोग जो है ना अपने आप को एकदम इस प्रकार का रखना पसंद करते हैं, जैसे आप मान के चलिए पिक्चरों में जो हीरो हीरोइन होते हैं वो अपने आप को पूरी तरह से शरीर को बांध के एक अच्छे दिखने के रूप में, जो अच्छा दिखने वाले हों। इनकी हाइट भी मध्यम औसत अच्छी होती है, क्योंकि हाइट के लुक से, यानी इनके लुक वाइज भी ये पहचाने जाते हैं, इनका लुक बहुत अच्छा होता है। समझ में आया? आप निकाल सकते हैं मिथुन के बारे में और ढूंढिएगा, निकलेगा आपको। एक राशि और बताऊंगा, कर्क राशि। कर्क राशि माने केकड़ा। केकड़ा जानते हैं? जिसके बहुत सारे पैर होते हैं और वो अब केकड़ा किसी को जकड़ लेता है, यानी कोई चीज पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं। दूसरा, ज्यादातर ये छुप के रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये पाटों के नीचे, जल वाले स्थान, जल का जो स्थान है उसके अंदर भी, जैसे मोरी का पाट है या कोई नदी का वो तीर है, जो तट है, वहां पर ये छुप कर रहते हैं। कर्क राशि वालों में मूल बात ये होती है कि ये भी स्वभाव से जिद्दी होते हैं और इनका निवास स्थान जल के समीप होता है। जहां भी कहीं सीलन सी भी होगी, थोड़ा सा भी जल का क्षेत्र होगा, वहां पर ये होंगे, लेकिन बड़े जिद्दी होते हैं और जो ये काम मान लेते हैं, मतलब सोच लेते हैं, ये करके रहते हैं। और ये हर धर्मी और साम दाम दंड भेद सभी में माहिर होते हैं। कोई इनके चंगुल में फंस जाए तो आसानी से निकल नहीं सकता।